वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर ऑफ अ नेशन इन मेकिंग वाज ए एस एन बैनर्जी, बी महात्मा गांधी, सी ह्यूम या फिर डी तिलक। अ नेशन इन द मेकिंग के लेखक थे एस एन बैनर्जी, महात्मा गांधी, सी ह्यूम या फिर ऑप्शन डी तिलक। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर होगा ऑप्शन ए एस एन बैनर्जी। एस एन बैनर्जी मतलब आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये इन्होंने बनाया था ईयर 1876 में। इसमें लीडर थे एस एन बैनर्जी और उनके साथ थे आनंद मोहन बोस। बाद में इसी पार्टी से इंस्पायर होकर बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। और ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसके मेंबर थे आपके दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ये नाम दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किताब लिखा था अ नेशन इन द मेकिंग। उनका एक पार्टी था इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसमें और एक लीडर के नाम था आनंद मोहन बोस, और ये बना था आपके ईयर 1876 में। अगर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात की जाए तो इसमें दादा भाई नौरोजी में शामिल थे, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन से इंस्पायर होकर बाद में बना था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। द फेमस रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर इन ऑप्शन ए सितंबर 1920, ऑप्शन बी दिसंबर 1922, ऑप्शन सी अक्टूबर 1924 या फिर ऑप्शन डी नवंबर 1925। असहयोग पर प्रसिद्ध संकल्प किस वर्ष में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष क्षेत्र में अपनाया गया था? ये कलकत्ता नहीं होगा, ये नागपुर है। ऑप्शन ए सितंबर 1920, ऑप्शन बी दिसंबर 1922, ऑप्शन सी अक्टूबर 1924 या फिर ऑप्शन डी नवंबर 1925। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सितंबर 1920। तो अगर सेशन की बात की जाए 1920 में जो पहला सेशन हुआ था वो आपके कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में प्रेसिडेंट थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जब प्रेसिडेंट थे उस रेजोल्यूशन में कांग्रेस के सेशन में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो गांधी जी चलाना चाहता है वो पास नहीं हुआ था। इसके बाद वाले सेशन में जो आपके नागपुर में सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, उस सेशन में जाके इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी पास करवाना चाहते थे वो पास हुआ था। इसके बाद देखेंगे व्हाट बेनिफिट्स डिड द पूना पैक्ट ऑफर टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। ऑप्शन ए 44 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी 20% रिजर्वेशन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी 18% सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, 148 सीट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी 50% रिजर्वेशन इन द इंडियन सिविल सर्विस। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, फिर हुआ था 1931 में, फिर हुआ था 1932 में। जो 1931 में हुआ था वो वाला महात्मा गांधी ने अटेंड किया था, और तीनों 1930, 31 और 32 तीनों अटेंड किया था आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये तीनों अटेंड किया था। इसमें इसलिए किया गया था कि इंडियंस और बाहर के जितने भी लीडर्स हैं, इंग्लिश लीडर्स या ब्रिटेन के लीडर्स हैं, वो एक साथ आ पाए और इंडिया के अच्छे के बारे में बातचीत कर पाए। पर इंडियन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका मेन मकसद यही था कि जितने भी कम्युनल लीडर्स हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके, तो इंडिया को और भी ज्यादा डिवाइड कर सके। इसी सोच को लेकर 1932 जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर आपका कम्युनल अवार्ड दिया गया था। कम्युनल अवार्ड या फिर उसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ये कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड ये यही था कि जितने भी रिजर्व कास्ट है, जो मतलब शेड्यूल, पहले तो कोई रिजर्वेशन नहीं था, जितने भी शेड्यूल कास्ट है उनके लिए अलग से कैंडिडेट होंगे, उनका अलग से इलेक्शन होगा। ये जब पता चला था महात्मा गांधी को तो महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनको पता था कि इंग्लैंड चाहती है डिवाइड एंड रूल करना, और अगर ये भी डिवाइड कर दिया जो कि पहले से उन्होंने मुस्लिम डिवाइड किया था, अभी अगर वो शेड्यूल कास्ट को भी हिंदू से डिवाइड कर दे तो इंडिया पर रूल करना उनके लिए बहुत ही आसान होगा। इसलिए गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे जेल में। जेल में जब वो आमरण अनशन के लिए बैठ गए थे तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनसे मिलने गए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके बीच साइन हुआ था आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी से बातचीत किया, और पूना पहले जो मैकडोनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड में 70+ रिजर्व सीट था वो बढ़ के 140+ रिजर्व सीट कर दिया गया था। 140+ रिजर्व सीट था आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, पर यह था कि उनके जो लीडर्स है वो कोई भी सिलेक्शन कर सकता है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और दूसरे जितने सारे कास्ट के कोई भी सिलेक्शन कर सकता है, पर रिजर्व कास्ट को सिलेक्ट करेगा। और इसमें यह बन गया था कि रिजर्व कास्ट को सिर्फ रिजर्व कास्ट के लोग ही सिलेक्ट करेंगे। ये कम्युनल अवार्ड हटाने के लिए ये पूना एक्ट लगाया गया था। पूना एक्ट में उनका रिजर्वेशन बढ़ गया, पर इंडिया को जो और भी टुकड़ों में बांटना चाहते थे ब्रिटिश, वो हट गया था। यहाँ पर बताया गया व्हाट बेनिफिट्स डिड द पूना पैक्ट ऑफर टू द डिप्रेस्ड क्लास। तो फिर ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18% सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड 148 सीट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऑगस्ट ऑफर वाज इशूड बाय ऑप्शन ए क्राउन, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी वाइसरॉय या ऑप्शन डी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ऑगस्ट ऑफर डैश द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए क्राउन, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी वाइसरॉय या फिर ऑप्शन डी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा, तो ऑगस्ट ऑफर आपका दिया था लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो उस टाइम पे आपके वाइसरॉय थे, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वाज ऑफर्ड बाय द वाइसरॉय। ये समझते हैं ऑगस्ट ऑफर क्या था और क्यों दिया गया था। अगर बात किया जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया उनके साथ है और इंडिया उनके सपोर्ट में खड़ी है। पर इससे कांग्रेस बहुत गुस्सा हो गई थी कि कांग्रेस का कोई भी बात यहाँ पर नहीं सुना गया था, और इंग्लिश ने अपने आप से बोल दिया था कि इंडिया इसमें शामिल है। तो कांग्रेस ने पूरे पार्लियामेंट से रिजाइन कर दिया था, और जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया था उस दिन सेलिब्रेट किया था आपके डे ऑफ डेलिवरेंस। ये सेलिब्रेट किया था आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने और आपके बी आर अम्बेडकर ने। डे ऑफ डेलिवरेंस मतलब यही होता है, मतलब छुटकारा मिला। कांग्रेस ने जब पार्लियामेंट से रिजाइन कर दिया तो कांग्रेस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था इंडिया के ऊपर, इंडियन लोगों के ऊपर, और इंडियन लोग इस वर्ल्ड वॉर 2 को सपोर्ट करें, इसके लिए लॉर्ड लिथगो ने दिया था ये ऑगस्ट ऑफर। ये ऑगस्ट ऑफर जो था इसमें 3 मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें इंडियंस को इंक्रीज किया जाएगा, नंबर ऑफ इंडियंस जो रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें इंक्रीज किया जाएगा। दूसरा ये था
जो लड़ाई चल रहा है उसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा कि लड़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, या फिर क्या क्या चाहिए, इसके लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा। और तीसरा ये था कि इंडिया को राइट मिलेगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कोई भी जगह जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है इससे मतलब वो फ्रीडम की तरफ बढ़ रही है। तो इस ऑगस्ट ऑफर में ये 3 चीज दिया गया था। पहला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा लड़ाई के लिए। और तीसरा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाने के लिए इंडियंस को परमिशन मिलेगा। फिर देखते क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू थ्रू जमींदार ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉल्ड एज लैंड रिफॉर्म्स, जागीरदारी, परमानेंट सेटलमेंट या फिर रियोतवाड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व को समग्र डैश कहा जाता था। ये लैंड रिफॉर्म, बी जागीरदारी, सी परमानेंट सेटलमेंट या फिर डी रियोतवाड़ी। तो इसमें सही आंसर होगा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट आपका जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। अगर टैक्स सिस्टम देखा जाए तो फिर टोटल टैक्स सिस्टम आपके 3 तरीके के टैक्स सिस्टम होते थे। एक था आपका जमींदारी, दूसरा था आपका रियोतवाड़ी, और तीसरा जो टैक्स सिस्टम था उसे कहते थे महलवाड़ी। जमींदारी जो टैक्स सिस्टम होते थे उसमें जमींदार को टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था फार्मर से, और फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने के बाद टैक्स का एक हिस्सा, मान लीजिए 1/10 ऑफ द हिस्सा रख लेते थे जमींदार, और बाकी जो 9/10 हिस्सा होता था वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता था। फिर आता है रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी सिस्टम की बात की जाए तो जितने फार्मर्स है उनको रियोत बोला जाता था, और रियोत मतलब इंडिविजुअल जो फार्मर्स है वो खुद से जाकर ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो खुद जाके टैक्स देते थे। महलवाड़ी सिस्टम की अगर बात की जाए तो महल मतलब पूरे गाँव को महल कहा जाता था। तो पूरे गाँव के जो हेड है, जो मुखिया है, वो टैक्स कलेक्ट करते थे और जाके आपके ब्रिटिशर्स को दे देते थे। यह था आपका महलवाड़ी सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु प्रेजेंटेड नेहरू रिपोर्ट इन 1928। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो फिर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। अगर नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट किस लिए बनाया गया था? इससे पहले आपका आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज या रिफॉर्म्स करने ताकि इंडियंस के लिए अच्छा हो। तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन उसमें नहीं था, साइमन कमीशन के मेंबर्स में कोई भी इंडियंस नहीं था। इसके लिए साइमन कमीशन को जहां भी साइमन कमीशन गई तो काफी ज्यादा इसको प्रोटेस्ट किया गया साइमन कमीशन के खिलाफ। इससे ब्रिटिश इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो इंडियंस को चैलेंज की कि इंडियंस का ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकती और इतने पढ़े लिखे वो है नहीं कि अपने लॉ सिस्टम बना सके। इसी चैलेंज को मानने के लिए बनाया गया था नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट बनाया था आपके मोतीलाल नेहरू इन द ईयर 1928। मोतीलाल नेहरू ने जब ये बनाया था रिपोर्ट, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था। डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको डिफरेंस पता ही होगा। डोमिनियन स्टेटस होता है मतलब कुछ भी जो लेजिस्लेटिव नियम बनाना होगा, लॉज होगा, वो सब कंट्री अपने आप कर सकती है, पर जो आर्मी का कंट्रोल होगा, नेशनल सिक्योरिटी होगा, वो सब जाएगा आपके ब्रिटिशर्स के पास। तो वही होता है डोमिनियन स्टेटस। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश डेवलपिंग इंडियन रेलवे सिस्टम वाज टू फैसिलिटेट द ट्रैफिक बिटवीन। ऑप्शन ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट सेंटर्स, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड पोर्ट्स, ऑप्शन सी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन सेंटर्स या फिर ऑप्शन डी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स। भारत में रेलवे विकसित करने के लिए अंग्रेजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट सेंटर्स, मतलब कच्चा माल और जहां से रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल है दूसरे देश में प्रचार होता है। ऑप्शन बी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड पोर्ट्स, यानी कि रॉ मटेरियल कच्चा माल और जो बंदरगाह होते हैं उनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। ऑप्शन सी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स, से मतलब है जो कच्चा माल है और जहां पर कच्चा माल से आपका सामान बनता है उन दो जगह को जोड़ने के लिए। या फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्ट सेंटर्स। तो आपको जैसे पता है इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो फैक्ट्रीज हो या फिर हैंडलूम वीवन इंडस्ट्रीज हो, सब कुछ ब्रिटिश ने खत्म कर दिया था। तो इसके लिए उन्होंने मेनली रॉ मटेरियल्स जो है इंडिया के वो सब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। जितने भी रॉ मटेरियल्स होते थे वो अपने कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे और एक्सपोर्ट करके अपने इंग्लैंड में जितना भी सस्ता सामान बनता था उसे इंडिया में ले जाके भारी दाम में बेचते थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। Who among the following was elected the president of the Naval Central Strike Committee of the Royal Indian Navy prior to the RIN mutiny of 1946? ऑप्शन ए इमेज खान, ऑप्शन बी जनरल शाहनवाज खान, ऑप्शन सी कॉलोनल प्रेम सहगल या फिर ऑप्शन डी कॉलोनल गुरबाज सिंह ढिल्लन। निम्नलिखित में से कौन 1946 के RIN विद्रोह से पहले रॉयल इंडियन नेवी के नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए इमेज खान, ऑप्शन बी जनरल शाहनवाज खान, ऑप्शन सी कॉलोनल प्रेम सहगल या फिर ऑप्शन डी कॉलोनल गुरबाज सिंह ढिल्लो। तो फिर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इमेज खान। इमेज खान को प्रेसिडेंट चूज किया गया था और वाइस प्रेसिडेंट चूज किया गया था आपके मदन सिंह। RIN का फुल फॉर्म है आपका रॉयल इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेंस्ट हुम महाराज नंद कुमार ब्रॉड एलिगेशंस ऑफ ब्राइब टेकिंग? ऑप्शन ए रॉबर्ट हिलाइफ, ऑप्शन बी बैरन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जिनके खिलाफ महाराज नंद कुमार ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए रॉबर्ट हिलाइफ, ऑप्शन बी बैरन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये होगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। तो अगर बात की जाए तो फिर वारेन हेस्टिंग्स के टाइम जो कैलकाटा में आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था तब सबने यही सोचा था जो ब्रिटिशर्स है वो ब्रिटिशर्स आपका लॉ एंड सिस्टम बहुत ज्यादा मानती है और इसमें विश्वास करती है। इसलिए जो नंद कुमार थे, महाराजा नंद कुमार, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कंप्लेंट किया था कि वारेन हेस्टिंग्स जो जमींदार है उनसे पैसा लेती है और जो फार्मर्स है उनका तकलीफ नहीं देखती। जमींदार से पैसा लेके जो जमींदार टॉर्चर कर रहे हैं फार्मर्स के ऊपर वो इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए आपके वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर कंप्लेंट किया गया था। पर महाराजा नंद कुमार की कोई भी बात नहीं मानी गई थी और महाराजा नंद कुमार को फांसी की सजा दी गई थी। इसे कहा जाता है इंडिया का फर्स्ट जुडिशियल मर्डर।
तो आप समझ ही सकते हैं कि जुडिशरी के पास गया था और जुडिशरी ने जानबूझ के कोई भी बात नंद कुमार की नहीं सुन के उनको फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए उसे मर्डर कहा जाता है और जुडिशरी ने ये दिया था इसलिए उसे जुडिशियल कहा जाता है। फर्स्ट जुडिशियल मर्डर आपको पता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद भी हम लोग ने देखा कि बहुत सारे जुडिशियल केसेस होते हैं और किसी भी केस में इंडियंस के बारे में ब्रिटिश जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोर्ट्स है वो सब नहीं सुनती थी और हर वक्त ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करती थी या फिर ब्रिटिशर्स के फेवर में डिसाइड करती थी। ये था आपका पहला जुडिशियल मर्डर और इसके बाद भी काफी जुडिशियल मर्डर हुए थे। वो एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर नन ऑफ दिस। न्यायिक सुधारों के लिए जिला अदालत की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत कुछ बनाया था, पर ये सब इसलिए से बनाया था कि पूरे दुनिया को ये दिखाना है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स कितना लॉ सिस्टम मानती है। Which region was brought under subsidiary alliance at the earliest? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सबसे पहले किस क्षेत्र को सहायक गठबंधन प्रणाली के तहत लाया गया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अवध। अवध को सबसे पहले अंडर द सब्सिडियरी अलायंस लाया गया था। अब ये सब्सिडियरी अलायंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये सब्सिडियरी अलायंस क्या है और किसने जो सब्सिडियरी अलायंस है वो स्टार्ट किया था। तो सब्सिडियरी अलायंस की बात की जाए तो ये फिर फ्रांस के जो जनरल है डुप्लेक्स, फ्रांस के जनरल थे डुप्लेक्स, उन्होंने स्टार्ट किया था। फ्रांस के जनरल डुप्लेक्स ने स्टार्ट किया था। इसमें ये नियम बताया जाता है कि पहला तो ये होता है कि फॉरेन जो आर्मी जनरल्स है या फिर आर्मी पर्सनल्स है उन्हें इंडियन टेरिटरी में आने का परमिशन मिलेगा। फॉरेनर जितने भी आर्मी पर्सनल है उनके जो खर्चे है वो सब जो इंडियन किंग है वहाँ पर वही उनके खर्चे चलाएंगे। और तीसरा ये बनाया जाता था कि नेशनल जो किंग है जो वहाँ का राजा है वो अगर दूसरे किसी भी लोग से बात करना जाए, किसी भी दूसरे किंगडम से बात करना जाए तो उन्हें पहले परमिशन लेना होगा। ये नियम बनाया था तो आपके डुप्लेक्स ने, पर इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था ब्रिटिश जनरल वेलेस्ली ने। तो ये सब्सिडियरी अलायंस क्या था? पहला ये था कि इंडियन टेरिटरी में आपके ब्रिटिश या फिर फॉरेनर जो सोल्जर है वो सब आ सकते हैं। दूसरा, जो फॉरेनर सोल्जर अंदर आएंगे उनका जो खर्चा होगा या फिर पेमेंट होगा सब कुछ आपके वहाँ के जो नेशनल राजा है, वहाँ पर जो रीजनल राजा है वो खर्चा बियर करेंगे। और तीसरा ये था कि अगर वो राजा दूसरे किसी किंगडम से बात करना चाहिए, दूसरे किसी पावर से बात करना चाहे तो उन्हें पहले इंग्लिश या फिर फ्रेंच, जिनका भी उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस बना है, उनसे परमिशन लेना होगा। ये स्टार्ट किया था आपके फ्रेंच जनरल डुप्लेक्स ने, पर इसको सबसे ज्यादा यूज किया था आपके वेलेस्ली ने, जो कि एक ब्रिटिश जनरल है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वेलेस्ली। उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया था इस नियम को। इस नियम के तहत सबसे पहले लाया गया था इंडिया में, अगर पहला जगह देखा जाए जिसको इसका अंडर लाया गया था तो सबसे पहला जगह आपका अवध था। अब अवध के बारे में थोड़ा देख लेंगे। अवध कैसे आया था इनके पास, इंग्लिश के पास अंडर द सब्सिडियरी अलायंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला ने फाइट किया था आपके ब्रिटिशर्स के साथ। इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, तो इसका मेन कारण थे आपके मीर जाफर। मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने से मना कर दिया था। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने बाद में मीर जाफर को राजा बनाया और मीर जाफर सिर्फ एक कठपुतली राजा था, मतलब जितना भी पावर कंट्रोल था वो सब ब्रिटिशर्स के पास था। इसके लिए मीर जाफर के दामाद जो थे वो थे मीर कासिम। मीर कासिम ने ये चीज देखा था और मीर कासिम को पता था कि ब्रिटिशर्स को अगर खुश रखा जाए तो फिर वहाँ पर राजा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाया कि जितना मीर जाफर उनको फायदा दे रहा है उससे ज्यादा फायदा देगा मीर कासिम। तो फिर मीर जाफर को भी उन्होंने किंगडम से हटा दिया था और मीर कासिम को राजा बना दिया था। मीर कासिम जैसे राजा बन गया था, मीर कासिम ने ऐसा सब नियम बनाया जितने भी सिराजुद्दौला को बिट्रे किया था जिन्होंने, उनको एक एक करके वो मारने लगा, क्योंकि एक राजा जो बिट्रे कर सकता वो दूसरे राजा को भी बिट्रे कर सकता है। और जितने ब्रिटिश पावर था बंगाल में वो आस्ते आस्ते कम करने लगा। जब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया तो फिर से उन्होंने मीर कासिम को बंगाल के राजा से हटा दिया और मीर जाफर को राजा बना दिया बंगाल का। जब मीर कासिम को बंगाल के राजा से हटा दिया गया था तब मीर कासिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो चला गया था आपके अवध। अवध में उसने अवध के राजा से सपोर्ट लिया था और ये दोनों मिलकर चले गए थे दिल्ली ताकि वो शाह आलम II से सपोर्ट ले पाए। शाह आलम II उस टाइम मुगल के एम्परर थे और फिर ये तीनों मिलकर फिर अटैक किए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये तीनों मिलकर जो अटैक किए थे इसमें हुआ था आपका बैटल ऑफ बक्सर। ये तीनों पावर थे, एक था शाह आलम II, अवध के राजा और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स में अटैक किए थे और इसके लिए हुआ था आपका बैटल ऑफ। एक सेकंड। तो जब मीर कासिम को हटा दिया गया था वो अवध के राजा के साथ मिल गया था और अवध के राजा ने जाके बात किया था शाह आलम II के साथ, जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर थे। ये तीनों मिलकर अगेंस्ट लड़ाई किए थे ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर्स ने इस लड़ाई में इनको हटा दिया था। इस लड़ाई को कहा जाता है आपका बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को हरा दिया था। इन तीनों को हराने के बाद साइन हुआ था आपके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन हुआ था, इस ट्रीटी में उनको अवध देना पड़ा था और अवध में सब्सिडियरी अलायंस उनको मानना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच एरिया वाज ब्रॉट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एट द अर्लीस्ट? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सतारा या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। पहले किस क्षेत्र को चूक की सिद्धांत के तहत लाया गया था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सतारा या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। जिससे आंसर होगा ऑप्शन सी सतारा। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था आपके लॉर्ड डलहौसी ने। लॉर्ड डलहौसी ने ये स्टार्ट किया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहा जाता था कि अगर कोई भी राजा हो और राजा का कोई अपना बेटा ना हो
अपना अगर बेटा ना हो तो फिर वो जो साम्राज्य है वो चला जाएगा ब्रिटिश के पास। उसका अपना एक बेटा जब तक नहीं होगा वो साम्राज्य चला जाएगा ब्रिटिश के पास। अगर वो किसी लड़की को अडॉप्ट करे, कोई भी बेटे को अडॉप्ट करे, या फिर उसकी कोई भी बेटी हो, उसको ये राजा या फिर रानी नहीं बना सकता, और वो जो एरिया है वो चला जाएगा आपके ब्रिटिशर्स के पास। तो ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने काफी किंगडम लिए थे, और जब 1857 का रिवॉल्ट आपका खत्म हुआ था, 1858 में इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई थी, तब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम है, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नियम को हटाया गया था। Who said that my ultimate aim is to wipe every tear from every eye? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। किसने कहा कि मेरा अंतिम उद्देश्य हर आंखों से हर आंसू पोंछना है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। दयानंद सरस्वती की अगर बात की जाए तो दयानंद सरस्वती ने बनाया था आपका आर्य समाज। दयानंद सरस्वती की दो बात बहुत ज्यादा फेमस है। पहली उनकी है कि बैक टू वेदास, और दूसरी उनकी बात जो फेमस है वो है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस आपको समझ में आ गया होगा। बैक टू वेदास का मतलब ये है कि अगर हम लोग पहले के दिन में देखें, जब अली फेरे केस था, तब उच्च नीच जात पात ये सब में डिवाइड नहीं किया जाता था। जो भी ये धर्म बने थे, मतलब कास्ट बने थे, ये सब कास्ट इसलिए बनाया गया था, किसका क्या काम होता है उसके ऊपर डिपेंड करके उनके बेसिस पे बनाया गया था। और बाद में हम लोग देखेंगे कि लेटर वैदिक एज में धर्म के नाम पे ये अलग अलग जात को बांट दिए गए थे, और किसी को ऊंचा जात या फिर किसी को नीचा जात कहा जाता था। तो बहुत सारी गंदगी जैसे अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, फिर महिलाओं पर अत्याचार करना, ये सब स्टार्ट हुआ था आपके लेटर वैदिक एज में, बाद के वैदिक एज में। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था रिटर्न टू द वैदिक एज, मतलब जब ये जात पात नहीं था, सबको इक्वल माना जाता था, उस टाइम पे दयानंद सरस्वती बोलते थे कि हम लोग को उसी टाइम पे वापस चलना है। दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो फिर उन्होंने सिस्टम चलाया था दो। एक था आपका गौकर निधि, गौ मतलब आपकी गाय माता, और निधि मतलब आपका ट्रेजर होता है। तो ये गौकर निधि पहला जो गाय पे स्लॉटर होता था, काउ स्लॉटर, उसको बैन करने के लिए गौकर निधि चलाया गया था। और एक चलाया था उन्होंने शुद्धि मूवमेंट। इस शुद्धि मूवमेंट में जितने भी इंडियन मतलब हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें जोर जबरदस्ती दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था, उसी चीज को रोकने के लिए चलाया गया था शुद्धि मूवमेंट। और दयानंद सरस्वती चाहते थे हिंदी जो लैंग्वेज है उसे इंडिया का नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? ऑप्शन ए अबॉलिशन ऑफ सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, लॉर्ड एल्ब्रो, ऑप्शन सी फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट, लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए अबॉलिशन ऑफ सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, लॉर्ड एलेनबरो, ऑप्शन सी फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट, लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया जो है उसे लॉर्ड कैनिंग ने नहीं बनाया था, उसे किया था आपके डलहौजी ने। डलहौजी के टाइम पे आपका रेलवे लाइन बनाया था। डलहौजी के टाइम पे आपका जो टेलीग्राफ लाइन है, पोस्टल सिस्टम है, सब कुछ आपके डलहौजी के टाइम बनाया गया था। अब ये मत समझिए कि ये जो भी रेलवे टेलीग्राफ या पोस्टल सिस्टम है ये सब कुछ भी उसे इंडियंस के लिए या इंडियंस की भलाई के लिए बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जितना भी ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कर सके वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हो सके। जैसे कि मैं अगर पहले बताऊं कि रेलवे लाइन आपने कुछ देर पहले बताया था, रेलवे लाइन इसलिए बनाया था कि इंडियंस जो रॉ मटेरियल्स बनाते हैं उसे आसानी से एक्सपोर्ट करा जा सके, इसलिए बनाया गया था आपका रेलवे लाइन। सेकंड अगर बात की जाए टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम, तो आप देखेंगे 1857 के जो डिफॉल्ट हुआ था, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जब स्टार्टिंग के टाइम पे जो आर्मी था, इंडियन आर्मी था, उसने पूरा कंट्रोल कर लिया था और उसने दिल्ली पर भी जीत लिया था। और बाद में ये जितना भी खबर है ये सब पूरे देश में जल्दी से ट्रांसफर कर दिया गया था। इंग्लैंड के राजाओं के इंग्लैंड के जितने भी जनरल्स हैं उनके पास ये न्यूज ट्रांसफर कर दी गई थी कि कैसे करके लड़ाई करना और दिल्ली को कहाँ से घेरना है। इसके लिए यूज किया जाता था टेलीग्राफ या फिर पोस्टल सिस्टम। इसलिए आप देखेंगे बाद में जितने भी स्ट्रगल होते थे उसमें अगर कोई भी एरिया जितना हो तो फिर सबसे पहले वहाँ पर जो कनेक्शन होते थे, ट्रेन लाइन होते थे या फिर टेलीग्राफ और पोस्टल लाइन होते थे, उनको हटा दिया जाता था। वो सब जब तक रहेंगे तब तक ब्रिटिशर्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता था। अब देखेंगे अबॉलिशन ऑफ सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अबॉलिशन ऑफ सती अगर देखा जाए तो राजा राममोहन रॉय ने इसके लिए प्रेशराइज किया था, और आप इस चीज से याद रख सकते हैं उनके नाम पे टिक है, तो उन्होंने सही काम किया था कि उन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती किया था। फिर आता है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, लॉर्ड एलेनबरो। इसे आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए उनके नाम में बड़ो था, तो उन्होंने स्लेवरी अबॉलिश किया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो की अगर बात की जाए तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था आपका डिवीजन ऑफ बंगाल, डिवीजन ऑफ बंगाल, और इसके प्रोटेस्ट में स्टार्ट हुआ था आपका स्वदेशी मूवमेंट, जो अभी एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपके इस टाइम पे, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, क्योंकि हुआ था आपके डिवीजन ऑफ बंगाल। तो डिवीजन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए चला गया था स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बाद में उनको ये जो बंगाल डिवीजन था इसको कैंसिल करना पड़ा था। Which of the following is not matched correctly? ऑप्शन ए बटलर कमीशन 1927, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑप्शन सी 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, ऑप्शन डी गांधी इरविन पैक्ट 1930। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए बटलर कमीशन, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, या फिर ऑप्शन डी गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1930 में नहीं 1931 में साइन किया गया था। इस गांधी इरविन पैक्ट में ये कहा गया था कि गांधी जी के जो 11 डिमांड्स है उन्होंने 11 डिमांड रखे थे, वो इंग्लैंड एक्सेप्ट कर लेगी या फिर ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करेगी या फिर उसके बारे में सोच के देखेगी। और इरविन की तरफ से ये बोला गया था कि गांधी जी को जाके अटेंड करना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे उनको जाके अटेंड करना है, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था गांधी जी ने, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी को रोकना है।
फिर अगर देखिए ये साइन हुआ था आपके 1931 में। फिर आते बटलर कमीशन में। बटलर कमीशन इसलिए बैठाया गया था कि प्रिंसली स्टेट और गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशन है इस चीज को देखने के लिए बनाया गया था आपका बटलर कमीशन। नेहरू रिपोर्ट तो मैंने पहले ही बताया 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में उनको काफी ज्यादा भड़काया गया था और वो खुद भी भड़के हुए थे। तो उन्होंने मुस्लिम लीग में आके फिर से मीटिंग अटेंड किया और वहां पर बताया कि कैसे कैसे उनको इंडिया से अलग करना, पाकिस्तान को, और इंडियंस और इंडिया में कैसे हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन क्रिएट करना है, इसके लिए उन्होंने क्रिएट किया था ये 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। और ये साइन हुआ था आपके 1929 में। Which among the following name is not associated with Theosophical Society? ऑप्शन ए colonial occult, ऑप्शन बी मैडम ब्लavatsky, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा नाम थियोसॉफिकल समाज से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए colonial occult, ऑप्शन बी मैडम ब्लavatsky, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज नॉट एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी। कोलोनियल ओकल्ट और मैडम ब्लavatsky की बात की जाए तो इन्होंने यूएसए में स्टार्ट किया था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, और बाद में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में आया तो इंडिया में हेड बनी थी आपकी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज? ऑप्शन ए राष्ट्र बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी एम.के. गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। भारत इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए राष्ट्र बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एम.के. गांधी या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो फिर इसके प्रेसिडेंट थे आपके राष्ट्र बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात की जाए तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो साउथ ईस्ट एशिया वहां से इंडियंस के लिए जो भी सपोर्ट चाहती थी, मतलब सपोर्ट के लिए लोग को गैदर करती थी, वही काम था आपके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। और उसके हेड थे आपके राष्ट्र बिहारी बोस। उसके बाद देखेंगे द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय द क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस एंड द मंडेन लाइफ व्हिच अमंग द लिस्टेड ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। थियोसॉफिकल समाज का ब्रह्मांड और सांसारिक जीवन की घनिष्ठ समझो द्वारा चिन्हित किया गया था। सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए डिफिनिटी, ऑप्शन बी सैल्वेशन, ऑप्शन सी मींस ऑफ एनलाइटमेंट या फिर ऑप्शन डी मिस्टिक सुपरस्टिशन। ऑप्शन ए डिफिनिटी, इसका मतलब होता है भगवान से जोड़ना, ऑप्शन बी सैल्वेशन मुक्ति पाना, ऑप्शन सी मींस ऑफ एनलाइटमेंट मतलब सही दिशा में चलना, या फिर ऑप्शन डी मिस्टिक सुपरस्टिशन यानी जादू टोना में यकीन करना। तो इसका सही आंसर होगा मिस्टिक सुपरस्टिशन। मिस्टिक सुपरस्टिशन जो है वो सब नहीं मानती थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। Who was the chief of English administration of India when the Treaty of Amritsar was signed with Ranjit Singh in 1809-80? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 1809 में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने पर भारत की अंग्रेजी प्रशासन के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था, ये साइन किया था आपके चार्ल्स टी मेटकैफ ने। चार्ल्स टी मेटकैफ ने उस टाइम पे साइन किया था ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने साइन किया था? आपके रंजीत सिंह ने। समझते हैं ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या था। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये कहा गया था कि पंजाब और इंग्लैंड इंडिया ब्रिटिश इंडिया का जो डोमिनियन है या फिर जो जगह है वो अलग अलग है और दोनों एक दूसरे की जगह में इंटरफेयर नहीं करेंगे और दोनों एक दूसरे की जगह पे अटैक नहीं करेंगे। इस चीज़ को ऑब्वियसली ब्रिटिश ने नहीं माना था। रंजीत सिंह जब चले गए थे इस दुनिया से उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब पे अटैक किया था, पंजाब को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ला दिया था। रंजीत सिंह के टाइम पे ये याद रखिए कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी पंजाब पर अटैक नहीं किया गया था, क्योंकि रंजीत सिंह एक बहुत ही पावरफुल राजा थे और उनके पास जितने अफगानिस्तान के रूलर्स है और जितने भी पास के रूलर्स है उनका भी सपोर्ट था और रंजीत सिंह खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि रंजीत सिंह के जो आर्मी में यूरोपियंस भी काम करते थे। इसी बात से आप आइडिया लगाइए कि रंजीत सिंह असलियत में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंग थे। Who provided equality at the earliest of all respect for all irrespective of race, descent, color, place of birth in holding services under the East India Company? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एम्ब्रेस, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक या फिर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत समूह के दो वंश रंग जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए जल्द से जल्द समानता प्रदान करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एम्ब्रेस, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक या फिर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने जो ये सब था रिस्पेक्टिव ऑफ जाति भेद ऊंच नीच इसके खिलाफ जाके उन्होंने ये नियम बनाया था कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जितने भी काम दिए जाएंगे उन सब में ये नहीं देखा जाएगा। हु एनेक्स पंजाब आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल? लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कैनिंग या फिर नन ऑफ दिस। किसने पंजाब के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन किया? लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कैनिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया था, जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे इंग्लैंड का या फिर ब्रिटिशर्स का हिम्मत नहीं था कि पंजाब पे अटैक करे। और जैसे रंजीत सिंह चल बसे उनके बाद पंजाब पे के साथ ब्रिटिशर्स का दो लड़ाई हुआ था, दो एंग्लो सिख लड़ाई। दूसरे एंग्लो सिख लड़ाई के वक्त पंजाब को उन्होंने पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ला लिया था। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे आपके लॉर्ड डलहौसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेलीग्राफ एंड मॉडर्न कोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टेलीग्राफ और आधुनिक डाक प्रणाली भारत में किस ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका तो आंसर आप सबको पता होगा, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे ऑन अ लीज ऑन 27 मार्च 1668? ऑप्शन ए ब्रिटिश एम्पायर, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी पोर्तुगल या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्रिटिश एम्पायर। अगर देखा जाए पोर्तुगल के बाद, अगर देखा जाए पहले हुआ था आपका चार्ल्स टू
और कैथरीन, इन दोनों का शादी हुआ था। और पोर्टुगल की रानी थी आपकी कैथरीन, मतलब पोर्टुगल की जो प्रिंसेस थी उनका नाम था कैथरीन। कैथरीन और इनका शादी हुआ था चार्ल्स टू का। जब इन दोनों का शादी हुआ था उस वक्त पे डाउरी के हिसाब से, डाउरी मतलब एज अ दहेज, आपको जो पोर्टुगल है, पोर्टुगल ने बॉम्बे का एज अ डाउरी दे दिया था चार्ल्स टू को। बाद में 1668 में चार्ल्स टू ने आपकी ये डाउरी में जो मिला था बॉम्बे को दे दिया आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑन द कंसेशन ऑफ 10 यूरोस पर ईयर। मतलब हर साल 10 यूरो देने के बदले में उन्होंने बॉम्बे दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर पोर्टुगल आंसर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर होगा आपका ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर से मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे, ब्रिटिश एम्पायर से मिला था। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। The only session of Indian National Congress which was presided by Mahatma Gandhi was held at बेलेगांव, फैजपुर, इलाहाबाद या फिर कराची। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र क्षेत्र जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बेलगांव, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद या फिर ऑप्शन डी कराची। तो इसका सही आंसर होगा आपका बेलगांव। आप इस बात से याद रख सकते हैं कि क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट हुए थे तो उस पूरे गांव में जो है वहां पर बेल बजने लगा था, तो इससे नाम पड़ गया था आपका बेलगांव। Which British officer suppressed the revolt of 1857 in झांसी? ऑप्शन ए कॉलिन कैम्पबेल, ऑप्शन बी मेजर विलियम टेलर, ऑप्शन सी जनरल ह्यू रोज या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में 1857 के विद्रोह को दबा दिया? ऑप्शन ए कॉलिन कैम्पबेल, ऑप्शन बी मेजर विलियम टर्नल, ऑप्शन सी जनरल ह्यू रोज या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज ने सप्रेस किया था रिवोल्ट आपके झांसी में। और झांसी में आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई के मैदान पर ही अपना जान गंवा दिया था। तो उसके बाद जनरल ह्यू रोज ने कहा था कि ब्रिटिश एम्पायर को सिर्फ एक जन जिसने चैलेंज किया था वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ ऐसी एक लीडर थी जिससे ब्रिटिशर्स को डर लगा था और उन्हें लगा था झांसी को खो देंगे। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि जितने भी ब्रिटिशर जनरल थे 1857 के रिवोल्ट के द्वारा, उन सबके हेड थे आपके कॉलिन कैम्पबेल। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं कि रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था कैंप में, इसलिए उनका बेल बजने लगा था, इसलिए उनका नाम पड़ गया था कॉलिन कैम्पबेल। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वैरन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एमरियस या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वैरन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एमरियस या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके नाम पे ठीक था, तो वो बन गए थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। The Dandi March undertaken by Gandhi was a routine march, a part of Quit India movement, a part of civil disobedience movement या फिर a demonstration of the Congress power। गांधी द्वारा किया गया डांडी मार्च, ये रूटीन मार्च मतलब एक रेगुलर मार्च जैसा था, पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था उसका एक हिस्सा था। ऑप्शन सी पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक हिस्सा था, या फिर ऑप्शन डी अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कांग्रेस पावर, या फिर कांग्रेस का जो पावर है वो दिखाने के लिए एक डेमो था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर बात की जाए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था आपका 1930 से 1934 में। इसके दो हिस्से थे, पहला था आपके 1930 से 1931 तक और दूसरा था आपका 1932 से 1934 तक। ये बीच में तोड़ दिया गया था गांधी जी द्वारा इन द गांधी इरविन पैक्ट, जो साइन हुआ था आपके 1931 पर। इस टाइम पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था इसको सस्पेंड कर दिया गया था और बाद में फिर से इसे बाद में चालू किया गया था। तो अगर बात की जाए ये सॉल्ट मार्च की, डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च जिसे कहा जाता है, वो स्टार्ट हुआ था आपके 12 मार्च 1930 में, 1930। इसे इसलिए स्टार्ट किया गया था कि गांधी जी का जो 11 डिमांड्स था उसे नहीं माना गया था और जिसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने अपने 11 डिमांड्स दिए थे पर ब्रिटिश ने कोई भी चीज़ नहीं माना था, तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो 11 डिमांड उन्होंने दिया था उसमें से एक नियम ये भी था कि इंडियंस कभी भी सॉल्ट नहीं बना सकते और सॉल्ट में बहुत ज़्यादा हेवी टैक्स दिया जाता था ताकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए। इसी नियम के खिलाफ गए थे गांधी जी और उन्होंने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था आपका सॉल्ट मार्च, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है, और ये एंड हुआ था आपके 6 अप्रैल को। तो ये आप इस बात से याद रख सकते हैं कि मार्च, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था मार्च में और ये स्टार्ट हो गया, जितना ब्रिटिशर्स थे वो आधे बन गए थे, 12 का आधा हो जाएगा 6, तो ब्रिटिशर्स आधे पड़ गए थे, इसलिए 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो डांडी मार्च वाज द पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज्ड द स्वराज पार्टी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपाल जी एंड सी वाई चिट्टामणि। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वराज पार्टी का आयोजन किया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपाल चारी एंड सी वाई चिट्टामणि। इसमें सही आंसर होगा आपका सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। अगर बात की जाए स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी क्यों बना था ये पहले समझते हैं। स्वराज पार्टी आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने रोक दिया था चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बारे में। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट में उत्तर प्रदेश का एक गांव है चौड़ी चौड़ा, वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो लाठीचार्ज करने लगे थे प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो प्रोटेस्टर्स इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने जो चौड़ी चौड़ा पुलिस स्टेशन है उनमें सब पुलिस ऑफिसर को बंद करके आग लगा दिया था। इससे उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था गांधी जी को और उन्होंने ये नॉन कॉर्पोरेशन का जो मूवमेंट है वो बंद कर दिया था। इससे जो इंडियन के काफी लीडर्स है वो गांधी जी के खिलाफ हो गए थे और मेनली जो डिफरेंस दिखा गया था गांधी जी और नेताजी के सोच के बारे में, नेताजी का जो डिफरेंस था गांधी जी के साथ वो ज्यादा इसी मूवमेंट के बाद सभी के सामने क्लियर हो गया था। नेताजी और गांधी जी का जो मूवमेंट है और उनका जो रास्ता है वो अलग अलग है, वो इसी डिक्लेरेशन के बाद चौड़ी चौड़ा में जब उन्होंने ये बंद कर दिया था उसके बाद बहुत क्लियर हो गया था। तो उस वक्त बना सी आर दास को ये बहुत ही बुरा लगा था कि उन्होंने ये मूवमेंट बंद कर दिया, इसलिए उन्होंने बनाया था स्वराज पार्टी। अब जो स्वराज पार्टी बनाया था वो कांग्रेस का एक हिस्सा था। कांग्रेस में अब दो तरीके के डिवीजन होगा, एक हो गया नो चेंजर
जिन्हें कोई चेंज नहीं चाहिए, और एक हो गए प्रो चेंजर, जिनको चेंज चाहिए था। नो चेंजर आपके कांग्रेस कमेटी के कोर मेंबर्स हो गए, जो पुराने प्लेयर्स थे कांग्रेस में, जैसे कि आपके वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू, फिर आपके राजेंद्र प्रसाद, ये सब। और प्रो चेंजर्स थे आपके सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स। ये सब आपके प्रो चेंजर्स इसलिए बने हुए थे क्योंकि इन्हें लगा था जो पुराना सिस्टम है उससे काम नहीं हो सकता। वो चाहते थे कि लेजिस्लेशन में वो पार्टिसिपेट करें, वोटिंग में वो पार्टिसिपेट करें, और जीतने के बाद जो ब्रिटिशर्स को काम करते थे उसमें तकलीफ प्रोड्यूस करें, इसलिए वो थे प्रो चेंजर्स। और नो चेंजर्स ये समझते थे कि ब्रिटिशर्स जो भी काम कर रहे हैं वो सब काम में उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या फिर उनको पार्टिसिपेट किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। तो जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने बताया था स्वराज पार्टी बनाया था उनके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। जब सी आर दास चल बसे थे तब मोतीलाल नेहरू फिर से वापस जाके कांग्रेस में जाके मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? ऑप्शन ए, प्रायोरिटी टू बी गिवन टू द कम्युनल क्वेश्चन। ऑप्शन बी, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन सी, ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। ऑप्शन डी, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों विफल हुआ? ऑप्शन ए, प्रायोरिटी टू बी गिवन टू कम्युनल क्वेश्चंस, मतलब जितने भी धर्म जात के विवाद है उन पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था उसे सस्पेंड कर दिया गया था। ऑप्शन सी, ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इंडिया में जो डोमिनियन स्टेटस था वो ग्रांट कर दिया गया था। ऑप्शन डी, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, इंडिया में कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब दिया जाएगा इस डेट को फिक्स कर दिया गया था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर के कारण था प्रायोरिटी गिवन टू कम्युनल क्वेश्चन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जितने भी वेदर सभी कम्युनल क्वेश्चंस पे किए गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हर वक्त चाहती थी कि इंडिया को अभी डिवाइड किया जा सके। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना है कि वहाँ पर महात्मा गांधी ने भी अटेंड किया था, और वहाँ पर बी आर अम्बेडकर और दूसरे भी जितने लीडर्स है वो सब वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर जितने भी लीडर्स का कम्युनल झगड़ा हो रहा था, कोई भी इंडिपेंडेंस के बारे में बात नहीं कर रहा था, सब अपनी कास्ट के लिए या अपने रिलीजन के लिए कितना वोटिंग राइट्स या फिर कितना सीट मिल सके उसके लिए सिर्फ यहाँ पर झगड़ा होता था। इस चीज से महात्मा गांधी को पता चला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो असलियत में किस लिए बनाया गया है और किस लिए उसे आयोजित किया गया, इसलिए उन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके बाद जो हुआ था वो अटेंड नहीं किया था उन्होंने। यहाँ पर सही आंसर होगा प्रायोरिटी वाज गिवन टू द कम्युनल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following treaties brought an end to the independent existence of Peshwa Bajirao II? Option A, the Treaty of Purandar. Option B, Convention of Fategaon. Option C, Treaty of Bassein. या फिर ऑप्शन डी, Treaty of Salbai। निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव II का स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑफ फाटेगांव। ऑप्शन सी, ट्रीटी ऑफ बेसिन, या फिर ऑप्शन डी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ था आपके 1802 में। एंग्लो मराठा जो वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर टोटल में 3 हुए थे, टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर फाइट किया गया था। पहला जो एंग्लो मराठा वॉर था उसमें ब्रिटिश ने जितने भी पावर थे मराठा एम्पायर के वो सब छीन लिए थे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में जो पेशवा थे, पेशवा का रूल खत्म कर दिया गया था, उनको इतना पेंशन रखा गया था कि ब्रिटिशर से उनको एक पेंशन मिलेगा और उसी में उनको रहना पड़ेगा। और तीसरे जो मुगल एम्पायर, जो मराठा एम्पायर और एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, इसमें यह डिसाइड किया गया था कि मराठा एम्पायर के जितने भी पेशवा है वो चीज़ को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और किसी भी तरीके से पेशवा नहीं रहेंगे। और जितने भी पावरफुल मराठा के फैमिलीज थे उनको इंडिया में अलग अलग जगह दे दिया गया कि अलग अलग जगह पे आप लोग रूल करेंगे और आप लोग अंडर द ब्रिटिश एम्पायर रहेंगे। तो फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जिसमें पेशवा को खत्म कर दिया गया था, अब पेशवा कोई रह नहीं गए थे, उनको एक ये मिल रहा था, पेंशन मिल रहा था ब्रिटिशर्स से, वो था ट्रीटी ऑफ बेसिन। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, राजा राममोहन रॉय। ऑप्शन सी, जेम्स अगस्टस सिकी, या फिर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, राजा राममोहन रॉय। ऑप्शन सी, जेम्स अगस्टस सिकी, या फिर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर होगा जेम्स अगस्टस सिकी। जेम्स अगस्टस सिकी ने स्टार्ट किया था आपका बंगाल गैजेट। उन्होंने स्टार्ट किया था बंगाल गैजेट, और वो ना सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर था, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर भी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी, शरद चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर ऑप्शन डी, शरद चंद्र चटर्जी। तो फिर इसका सही आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। जब सन्यासी रिवोल्ट चल रहा था, सन्यासी रिवोल्ट में जो भी रिलीजियस थे, धर्म थे, उन पर टैक्स लगा दिया गया था गलत तरीके से ब्रिटिशर्स का, ताकि ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा कन्वर्शन कर पाए अपने धर्म में। तो सन्यासी रिवोल्ट जब चल रहा था तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने किताब लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किताब लिखा आनंद मठ, जिसमें वो हाईलाइट करते थे कि ब्रिटिशर्स कितना ज़्यादा टॉर्चर करती है इंडियंस के ऊपर, ताकि वो अपना धर्म मतलब हिंदू या मुस्लिम धर्म चेंज करके ब्रिटिशर्स सारे जो लोग हैं वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये उन्होंने हाईलाइट किया था आनंद मठ में। और यहाँ पर ही उन्होंने लिखा था आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम यहीं पर उन्होंने लिखा था। वंदे मातरम इतना ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने लगा और इतना ज़्यादा लोग उससे मोटिवेट होने लगे अपने देश के लिए कुछ करने के लिए कि ब्रिटिशर्स जितने हैं उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि वो ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी का जो ये सोच है वंदे मातरम का, इस वंदे मातरम को सोच का जिंदा रखने के लिए न्यूज़पेपर निकालने लगे बिपिन चंद्रपाल वंदे मातरम का न्यूज़पेपर निकालने लगे और इसके एडिटर बने थे आपके श्री अरविंदो घोष। बिपिन चंद्रपाल आपको बताइए जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनमें से एक थे लाल बालपाल। लाल से होता है लाला लाजपत राय, पाल से होता है बिपिन चंद्रपाल, और पाल से होता है, एक सेकंड मैं यहाँ पर लिख के आपको एक बार समझा देता हूँ, इसी होगा आपके लिए भी और मेरे लिए। जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनमें सबसे बड़े थे लाल, बाल और पाल। जितने भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे या फिर क्रांतिकारी नेता थे, इन तीनों लीडर्स को अपने हेड मानते थे। लाल से मतलब है आपके लाला लाजपत राय, बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से मतलब है बिपिन चंद्रपाल। तो बिपिन चंद्रपाल ने न्यूज़पेपर निकाला वंदे मातरम, ताकि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो ये सोच है जो पूरे भारत को इंस्पायर करती है ये कभी खत्म ना हो। तो बिपिन चंद्रपाल ने ये न्यूज़पेपर निकाला था, इसके एडिटर इन चीफ बने थे आपके श्री अरविंदो घोष। ये वंदे मातरम इतना लोगों को इंस्पायर करने लगा कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी ये न्यूज़पेपर स्प्रेड होने लगा।
अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो फिर पेरिस में इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर निकलता था और इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर निकालती हमारी मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा इस न्यूज़पेपर का इंग्लिश ट्रांसलेशन करती थी, पेरिस में इसे पब्लिश करती थी। मैडम बीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Who was murdered while serving as a Governor General of India? ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करने किसकी हत्या कर दी गई? ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो जब अंडमान एंड निकोबार गए थे तब वहाँ पर एक प्रिजनर थे और प्रिजनर को मतलब किसी को मारने के लिए उनको वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी। तो वहाँ पर शेर अली को ये सजा मिली थी। लॉर्ड मेयो जब घूमने गए थे अंडमान एंड निकोबार जेल तो शेर अली ने लॉर्ड मेयो को मार दिया था। आप मेयो इस बात से याद रखते थे कि उसके नाम पे मेयो था, उसे तो मरना ही था। मेयो was the Governor General of India when the Vernacular Press Act was introduced in India in 1878 AD. ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 1878 में भारत में वर्निकुलर प्रेस एक्ट लागू होने पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड लिटन ने स्टार्ट किया था ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 AD में। अब ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है इसको समझ है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट में ये बताया जाता था कि कोई भी जो न्यूज़पेपर है, जो भी लोकल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर है, जैसे आपकी मराठी हो गई, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया या फिर पंजाबी हो गया, कोई भी जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी उनके अगेंस्ट प्रेस मतलब छाप नहीं सकती न्यूज़पेपर्स पे। वो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। पर ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर पे नहीं लगाया गया था, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी छापते थे वो खाली ब्रिटिश एम्पायर के बारे में अच्छा ही बोलते थे। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है वो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आपके लॉर्ड लिटन ने लगाया था 1878 में। जब वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था तब उसमें जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनको मेनली टारगेट किया गया था। उनमें से एक था आपका सॉरी उन न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर था आपका अमृता बाजार पत्रिका, ABP, अमृता बाजार पत्रिका। तो ये न्यूज़पेपर जो था इसने ये मेनली आपका बंगाली न्यूज़पेपर था। तो ये जब वर्निकुलर प्रेस एक्ट नियम लगा था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट नियम लगने के बाद जो इसका लैंग्वेज था वो रातों रात बंगाली से चेंज करके इंग्लिश कर दिया गया था और इसके लिए ब्रिटिशर्स का काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुआ था। और जो ये अमृता बाजार पत्रिका है इसका काफ़ी ज़्यादा नाम भी हुआ था। तो अमृता बाजार पत्रिका के जो चीफ एडिटर थे उनका नाम था आपका CC घोष। उन्होंने ये लैंग्वेज चेंज कर दिया था। ये 1878 में जो लॉर्ड लिटन आए थे, ये लॉर्ड लिटन काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे और इन्होंने और एक नियम लगाया था जो कि था ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट। ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट में ये था कि कोई भी नाटक ब्रिटिश के खिलाफ नहीं दिखाया जा सकता, या फिर कोई भी नाटक या प्ले या फिर कॉमेडी रोल कुछ भी हो उसमें ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि पहले अगर देखा जाए मीडिया तो फिर न्यूज़पेपर ही थे ज़्यादा, तो टीवी का माध्यम नहीं था। यहाँ पर ड्रामेटिक एक्ट से भी जो लोगों को सिखाया जाता था, दिखाया जाता है कि ब्रिटिश कितना ज़्यादा टॉर्चर करती थी, वो भी नहीं किया जा सकता था। तो चाहे मीडिया हो या फिर एक्शन हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, उनमें इन्होंने रोक लगाया था। और ये मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रिटिश इंडिया का बात है। अभी का तो बहुत चेंज हो गया, पूरा इंडिया चेंज हो गया। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी अरविंदो घोष या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी अरविंदो, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है आपके राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय ने स्टार्ट किया था आपको ब्राह्मण समाज, जो कि इंडिया में सोशल रिफॉर्म लाने के लिए काफी काम किया था इसने, ब्राह्मण समाज ने। ब्राह्मण समाज के बनने के बाद पूरे इंडिया में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म के लिए अलग अलग समाज बने थे। तो सबसे पहले बना था ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज बनाया था आपके राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय ने कॉलेजेस भी स्टार्ट किया था, जैसे आपका हिंदू कॉलेज कैलकाटा में, जिसे अभी प्रेसिडेंसी के नाम पे जाना जाता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। उन्होंने स्टार्ट किया था आपका वेदांता कॉलेज। अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो न्यूज़पेपर में देखा जाएगा जो इंडिया का सबसे पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था मिराट उल अकबर। मिराट उल अकबर जो इंडिया का सबसे पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था वो भी स्टार्ट किया था आपके राजा राममोहन रॉय ने। और बंगाली में जो न्यूज़पेपर निकालते थे उसका नाम था संवाद मोदी। तो ये बात बताया जाता था कि राजा राममोहन रॉय सिर्फ हिंदू कल्चर में और हिंदू ट्रेडिशन में गलती इसलिए दिखाते हैं ताकि ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करें, पर ये बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उन्होंने लिखा था बुक ऑफ प्रेसेप्ट्स। ये जो उन्होंने किताब लिखा था बुक ऑफ प्रेसेप्ट्स, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ये बुक ऑफ प्रेसेप्ट्स नहीं होगा, ये होगा आपका प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस। उन्होंने किताब लिखा था प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस। इस किताब में ये लिखा था कि जीसस क्राइस्ट हम लोग को कैसे रहने का सीख दिए गए थे, अभी क्रिश्चियनिटी में कितने सारे गलत नियम इंक्लूड किए गए थे, ये उन्होंने हाईलाइट किया था अपनी किताब में प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस। बाद में उन्हें जब अकबर ने राजा राममोहन के टाइम पे अकबर II किंग थे, इंडिया में जो मुगल एम्पायर थे उनका नाम था अकबर II। उन्होंने उनको ब्रिटेन में जाने के लिए बोला था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर को ठीक से पेंशन नहीं दे रही थी। तो उन्होंने बोला था कि आप जाइए ब्रिटेन में, ब्रिटेन में मेरा जो कंडीशन है उसे हाईलाइट कीजिए ब्रिटिश एम्पायर के सामने। तो वो ब्रिटिश इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड जाने के टाइम उस टाइम पे ये माना जाता था कि कोई भी अगर सी को क्रॉस करेगा, समुद्र को क्रॉस करेगा, तो उसका धर्म खत्म हो जाता है और वो आदमी नीच धर्म का हो जाता है। इसी चीज़ को, इसी फालतू सोच को राजा राममोहन हटाने के लिए वो पहले ऐसे इंडियन बने थे जो अपने मन से और अपने वजह से पूरे सी को जो है उन्होंने क्रॉस किया था, राजा राममोहन रॉय, ताकि इंडिया में सोशल रिफॉर्म लाया जा सके। इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैश इज रिमेंबर्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राणा डे, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी फूलन बिहारी सरकार, ऑप्शन डी अमरादेश चक्रवर्ती। डैश को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में याद किया जाता है।
ऑप्शन ए राणा डे, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी पुलिन बिहारी सरकार, ऑप्शन डी अमरीश चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। इस पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये दिखाया गया था कि इंडिया को कैसे जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। तो इंडिया के जितने भी ट्रेशर्स है या फिर जितने भी सामान है, रॉ मटेरियल्स है, वो सब अपने एम्पायर में ले जाके कैसे वहाँ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वो अच्छे से चलाते थे और वहाँ से जो बेकार सामान होता था उसको ज्यादा दाम में इंडिया में बेच के इंडिया को कैसे करके लूटते थे। इसी किताब को कहा जाता था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की बात की जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो नाम बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो नाम भी आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकंड सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट बने थे आपके दादा भाई नौरोजी। और जो पहले प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के वो थे WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन इज द टीचिंग ऑफ ए राजा राममोहन राय, बी चटम्बी स्वामीकल, सी केशवन या फिर डी श्री नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मनुष्य के लिए डैश का उपदेश है। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी चटम्बी स्वामीकल, ऑप्शन सी केशवन, ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैसेज ऑफ राउलेट एक्ट हैज बीन ऑलमोस्ट इमीडिएटली फॉलोड बाय द ऑप्शन ए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी जालियनवाला बाग मैसेकर या फिर ऑप्शन डी चौरी चौरा इंसिडेंट। राउलेट एक्ट के परित्राड़ित होने के तुरंत बाद डैश घटना हुआ था। ऑप्शन ए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी जालियनवाला बाग मैसेकर या फिर ऑप्शन डी चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इसमें सही आंसर होगा आपका आफ्टर द पैसेज ऑफ द राउलेट एक्ट जालियनवाला बाग मैसेकर। तो राउलेट एक्ट की बात अगर की जाए तो राउलेट एक्ट पास हुआ था आपके फेब 1919 में। राउलेट एक्ट में ये नहीं बनाया गया था कि इंडिया जितने भी है उन्हें कभी भी पकड़ा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, उन पर कोई ट्रायल या फिर कोर्ट में भी उनको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। और ब्रिटिशर्स अगर चाहे तो कभी भी जाके किसी भी घर में सर्च कर सकती है, उनको सर्च वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। ये नहीं बनाया गया था राउलेट एक्ट। और राउलेट एक्ट के खिलाफ पूरे इंडिया में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आपके हुआ था पंजाब में दो जो लीडर्स थे वो राउलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और बिना किसी वायलेंस भी नहीं किया था और बिना किसी गलती की वजह से बिना किसी गलती के उनको जेल में भर दिया गया था। ये दो लीडर थे आपके डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किशोर। ये दोनों लीडर्स को आपका जेल में भर दिया गया था, इसके लिए आपका प्रोटेस्ट हुआ था पंजाब में, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट बैसाखी के दिन में हुआ था जालियनवाला बाग में। ये प्रोटेस्ट में बैसाखी का दिन था तो सब बच्चे आए थे, बच्चे अपने मम्मी के साथ आए थे, बूढ़े लोग आए थे, सभी आके बात कर रहे थे। सभी को ये बताया जा रहा था कि सतपाल और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किशोर का जो जेल में भरा गया था वो गलत काम किया गया था बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो इन सब आप समझ सकते हैं कि बच्चे थे, बूढ़े थे, उनके पास कोई भी वेपन्स या फिर हथियार नहीं थे। और अगर आप जालियनवाला बाग देखेंगे तो जालियनवाला बाग आप देखेंगे कि पूरा क्लोज गार्डन है और कई जगह पे आपके छोटे छोटे से गेट्स है। तो ऐसे जनरल जो ब्रिटिश के एक जनरल थे उन्होंने क्या किया था, जितने भी गेट्स थे वो सब बंद कर दिया था और सिर्फ एक ही गेट खुला रखा था उन्होंने। उन गेट से उन्होंने जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है उनको अंदर आने दिया था। उन्होंने बोला था इन पे ऊपर फायरिंग स्क्वाड को ला दिया था, जो क्राउड जमा हुई थी उसके ऊपर फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था। जब इन्होंने फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था ये पूरे तरीके से निहत्थे थे और इनमें काफी हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। तो ये जालियनवाला बाग मैसेकर का जो इंसिडेंट हुआ था, जालियनवाला बाग मैसेकर का इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 13, 1919 को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। Ilbert Bill proposed to be introduced in 1883 during the reign of Lord Ripon advocated option A higher power for European magistrate, option B equal power for European and Indian magistrate, option C abolish the appointment of Indian judges in high courts या फिर option D none of these। तो इल्बर्ट बिल जो है वो इल्बर्ट बिल किस लिए लाया गया था, जिसे लाया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए यूरोपियन मैजिस्ट्रेट जो है उनको और भी ज्यादा पावर देने के लिए, ऑप्शन बी जो यूरोपियन और इंडियन मैजिस्ट्रेट है उनको इक्वल पावर देने के लिए, ऑप्शन सी जो इंडियन जज है हाई कोर्ट्स में उनका अपॉइंटमेंट जो है मतलब इंडियन जजेस को हाई कोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा इक्वल पावर फॉर यूरोपियन एंड इंडियन मैजिस्ट्रेट। तो लॉर्ड रिपन यही चाहते थे कि इंडियन और यूरोपियन मैजिस्ट्रेट जो है उनको इक्वल पावर मिले। कोई भी अगर यूरोपियन क्रिमिनल रहता तो यूरोपियन क्रिमिनल को कभी भी जजमेंट के लिए किसी भी इंडियन जज को नहीं रखा जाता था, वहाँ पर सारे यूरोपियंस रहते थे और सारे यूरोपियंस जब जज रहेंगे आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके का जस्टिस नहीं होता था। लॉर्ड रिपन ने चाहता कि इंडियंस भी वहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये चीज़ कि उनका जो कॉलोनी है, उनके जो गुलाम है वो उन पे सही है कि गलत है वो सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने लॉर्ड रिपन को हटा दिया था, अपने कंट्री में बुला लिया था। उनको जैसे ही पता चला कि लॉर्ड रिपन एक इंसान है और एक इंसान को उन्होंने इंडिया भेज दिया, तो उन्होंने अपनी गलती को बहुत ही जल्दी ठीक कर लिया था और लॉर्ड रिपन को फिर से वापस इंडिया भेज दिया था और इंडिया वापस से एक जानवर को भेज दिया था जिनका नाम था लॉर्ड लिटन। Who was the Governor General of India when the Indian National Congress was formed in 1885 AD? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरे, ऑप्शन सी लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लैंसडाउन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब बना था आपका कांग्रेस 1885 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। आप इस चीज से याद रखते हैं कि कांग्रेस बनाने का एक परमिशन दिया था उन्होंने, तो वो एक नंबर का डफर था, इसलिए उसका नाम हो गया लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल was revoked in 1911 AD during the reign of ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड जेम्स फोर्ड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। 1911 में किस वाइसरॉय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन
रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये किया था आपके लॉर्ड हार्डिंग से। ये आप ये मत सोचिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने कैंसिल किया था क्योंकि वो इंडिया के बारे में या फिर बंगाल के बारे में कुछ भी अच्छा सोचते, इसलिए कैंसिल किया गया था क्योंकि बंगाल में चल रहा था आपका स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पे बाहर के कोई भी सामान को यूज नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस लॉस को खत्म करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको कैंसिल कर दिया था। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जब कैंसिल हुआ था, ये बंगाल का पार्टीशन दो वजह से मेनली किया गया था। पहला तो ये था कि बंगाल में जो रेवोल्यूशन थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे और ब्रिटिश के लिए काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको पता है पहला जो कैपिटल था ब्रिटिशर्स का वो कलकत्ता में था। और दूसरा ये था कि हिंदू मुस्लिम में उन्हें डिवाइड करना था क्योंकि उनका पॉलिसी पहले से था डिवाइड एंड रूल। हम लोग देखेंगे जैसे उन्होंने डिवाइड किया था इसके बाद ही उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग बनाया था ढाका में, जो बंगाल को डिवीजन किया था उसके बाद बनाया था। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं रेवोल्यूशन जो था, रेवोल्यूशन के रिवोल्ट को कम करने के लिए ताकि कलकत्ता उनके लिए सेफ ऑफिस हो पाए, इसके लिए उन्होंने ऑफिस को सेंड कर दिया था दिल्ली। अब इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया कैपिटल था वो दिल्ली बन गया था कि अभी आप देखेंगे तो बंगाल से आप दिल्ली बहुत आसानी से जा सकते हैं, ट्रेन है, प्लेन है, बस है, आप आसानी से जा पाएंगे। पर पहले के दिन में जाना पॉसिबल नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, इसलिए उन्होंने सेफ्टी बढ़ाने के लिए अपना दिल्ली में ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा आता है डिवीजन का बात, जो उन्होंने डिवीजन फैलाया था, अभी उन्होंने नया डिवीजन बना दिया, बिहार और बंगाल को अलग कर दिया, एक बिहारी बना दिया और एक बंगाली बना दिया। और आप अभी भी देखेंगे इस चीज़ को अभी भी यूज़ किया जा रहा है, जो अभी का जो इलेक्शन हो रहा है उस चीज़ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि कौन बंगाल में है और कौन बंगाल के बाहर से है। शुजाउद्दौला वाज द नवाब ऑफ अहमदनगर, हैदराबाद, अयोध्या या फिर नन ऑफ दिस। शुजाउद्दौला किस क्षेत्र के नवाब थे? अहमदाबाद नगर, बी हैदराबाद, सी अयोध्या या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। वो किंग थे आपके अवध के, तो आपको पता ही है वो मिल गए थे आपके मीर कासिम से और आप शाह आलम II से और फाइट किए थे ब्रिटिशर्स के साथ। इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग इन 1916 एट पुणे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे या फिर इंडी मजुमदार। 1916 में पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे या फिर ऑप्शन डी होगा आपका इंडी मजुमदार। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम रूल लीग और उन्होंने ये बनाया था अप्रैल 1916 में पुणे में। और यहीं पे उनका जो फेमस लाइन है, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। मुझे नहीं लगता इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लाइन है, या फिर अगर टॉप 10 स्ट्रॉन्ग लाइन देखा जाए जो फिर कहा गया था उनमें से ये तो एक जरूर होगा, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ये जब उन्होंने ये इंडियन होम रूल लीग बनाया था 1916 में पुणे में उन्होंने स्टार्ट किया था, तब उन्होंने ये बताया था। अब अगर एनी बेसेंट की बात की जाए तो एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था आपके होम रूल लीग, उन्होंने स्टार्ट किया था ये सितंबर 1916 में, उन्होंने ये स्टार्ट किया था आपके मद्रास में। तो जो होम रूल लीग का जो ब्रांच है, जो महाराष्ट्र का ब्रांच है, वो चलाते थे आपके बाल गंगाधर तिलक, और जो ऑल इंडिया ब्रांच है वो चलाते थे आपकी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड द राउलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? ये तो हम लोग ने कुछ देर पहले देखा था। ऑप्शन ए इट curtailed द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी इट suppressed द इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, ऑप्शन सी इट ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, ऑप्शन डी इट curbed द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान राउलेट एक्ट ने लोकप्रिय आक्रोश क्यों पैदा किया? ऑप्शन ए इट curtailed द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब अपनी जाति मानने के लिए जो फ्रीडम होता है वो नहीं दिया गया था, हटा दिया गया था। ऑप्शन बी इट suppressed द इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, भारतीय ट्रेडिशनल संस्कृत का या फिर बंगाली हिंदी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था उसको रोक दिया गया था। इट ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, पीपल जो लोग हैं उनको जेल में भर देना बिना कोर्ट में ले जाके, या फिर ऑप्शन डी इट कर्ब ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, या फिर जो ट्रेड यूनियन था उनके जो काम थे उसको बंद करने के लिए राउलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। भारत के नए प्रभुत्व के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? ऑप्शन ए सी राजगोपालची, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। जब इंडिया को सबसे पहले इंडिपेंडेंस बना था तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि लॉर्ड माउंटबेटन कैसे बन सकते हैं, अंग्रेज तो चले गए पर अभी भी हम लोग अंग्रेजी शासन के अंडर है, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को हटा के सी राजगोपाल जी को बना दिया गया था और ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने थे। द किंग ऑफ पोर्टुगल गिफ्टेड बॉम्बे एज अ डाउरी टू whom? ऑप्शन ए किंग चार्ल्स II, ऑप्शन बी किंग सलीवन, ऑप्शन सी किंग विलियम्स या फिर ऑप्शन डी किंग जॉन। पोर्टुगल के राजा ने बॉम्बे को दहेज के रूप में किसको उपहार दिया था? ऑप्शन ए किंग चार्ल्स II, ऑप्शन बी किंग सलीवन, ऑप्शन सी किंग विलियम्स या फिर ऑप्शन डी किंग जॉन। तो फिर होगा यहाँ पर किंग चार्ल्स II, और पोर्टुगल की राजकुमारी कैथरीन से जब उनका शादी हुआ था तब उन्हें बॉम्बे मिला था एज अ डाउरी। Though Tipu Sultan was very cruel towards his enemies, he was inclined to which of the following European power? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पोर्तुगीज या फिर ऑप्शन डी डेनिश। हालांकि टीपू सुल्तान अपने दुश्मनों के प्रति बहुत क्रूर था, वो निम्न में से किस यूरोपीय शक्ति के लिए झुका हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पोर्तुगीज, ऑप्शन डी डेनिश। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रेंच। तो आपको तो ये पता ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, यही केस था आपके टीपू सुल्तान के टाइम पे। आपको पता ही है कि फ्रेंच और ब्रिटिश पूरे इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक दूसरे से लड़ाई करते थे। तो फिर फ्रेंच क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे तो टीपू सुल्तान काफी ज्यादा फ्रेंच को सपोर्ट करते थे। अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, ड्यूरिंग विच एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान फेस्ड डेथ व्हाइल फाइटिंग? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर नन ऑफ दिस। किस एंग्लो मैसूर युद्ध दौरान टीपू सुल्तान ने लड़ते हुए मृत्यु का सामना किया? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
तो पहले एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर लेते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, तो यहाँ पर जो हैदर अली थे उनको जीत मिल गई थी। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था इसमें हैदर अली मारे गए थे बैटल में और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने भारत संभाला था। और ये जो लड़ाई हुआ था ये इक्वल टर्म्स में हुआ था, ना ब्रिटिशर्स जीती थी और ना फिर टीपू सुल्तान। तो इसके लिए साइन हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ मैंगा। इसके बाद हुआ था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था और ये खत्म होने के बाद साइन हुआ था आपके ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो ब्रिटिशर्स है वो टीपू सुल्तान की जगह पे सब्सिडरी अलायंस चलाना चाहते, पर ये चीज टीपू सुल्तान को बिल्कुल भी मांगी नहीं था, उनको फिर से ब्रिटिशर्स से फाइट करना पड़ा था। तो इस फाइट में टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। तो इसमें आंसर होगा बी फोर्थ। हु लॉन्च्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916? सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी जोसेफ बैटिस्टा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। इंडियन किंग हु यूज्ड टू एम्प्लॉय सोल्जर्स ऑफ मेनी यूरोपियन नेशनलिटीज वाज? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी शिवाजी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये तो हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था। भारतीय राजा जो कई यूरोपीय राष्ट्रों को राष्ट्रीयताओं को सैनिक के नियुक्त करते थे। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी शिवाजी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का इतना ज्यादा पावर था कि ब्रिटिशर्स कभी पंजाब के ऊपर अटैक नहीं किया जब तक वो थे, और उन्होंने साइन किया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसके लिए। जैसे रंजीत सिंह चले गए थे ब्रिटिशर्स ने उनके अटैक कर दिया, 2 एंग्लो सिख वॉर हुए थे और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे तरीके से ऑक्युपाई कर लिया था इंडिया के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही था। और आपका अगर पहला पार्ट देखना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद और एक पार्ट है, फिर आपका जो 150 क्वेश्चन का सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो पे।